हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज हम लोग एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे हम कंबाइन करते हैं इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये चीज़ आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हम करते हैं, किस किस परिस्थिति में करते हैं, किस सिचुएशन में एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, मैं 1 बाय 1 करके लिखा हूँ। टाइम यानी समय, जिस सेंटेंस में समय का बोध हो, जिस सेंटेंस में समय का बोध हो वहाँ पर एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हैं। प्लेस, जिसमें स्थान का बोध हो। रीजन, जिसमें कारण वजह का बोध हो। कंडीशन, जिसमें कोई शर्त हो, कंडीशन हो। कंपैरिजन, जिसमें तुलना की गई हो, जिस सेंटेंस में तुलना का भाव हो वहां भी हम एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हैं। अगला है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब होता है अंतर या विरोध, जहां विरोधाभास हो, ऐसे सेंटेंस में भी हम एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब जहां पर परिणाम का भाव हो। ओके, नेक्स्ट है पर्पस, जहां पर उद्देश्य का भाव हो। तथा मैनर। मैनर मतलब होता है ढंग, तो जहां पर मैनर का भी भाव व्यक्त होता हो, इस तरह के सेंटेंसेस में हम एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए इसके बारे में मैं आपको 1 बाय 1 विद एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पर अब मैंने जिस ये पॉइंट को लिखा है क्रम से, उसी को मैं 1 बाय 1 करके मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। जैसे पहले नंबर पर टाइम है, तो देखिए हमने टाइम को पहले रखा। अब आपको ये समझना है कि यदि किसी सेंटेंस में समय का बोध हो रहा हो, या जिस सेंटेंस से समय का बोध होता है उसमें हम कौन कौन से कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, यदि सेंटेंस में टाइम का बोध हो तो उसके लिए कंजंक्शन व्हेन का प्रयोग करते हैं, व्हेन एवर का प्रयोग करते हैं, टिल का प्रयोग करते हैं, अनटिल का प्रयोग करते हैं, एज सुन एज का प्रयोग करते हैं, बिफोर का प्रयोग करते हैं, आफ्टर का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, और एज लॉन्ग एज का भी प्रयोग करते हैं, व्हाइल का भी प्रयोग होता है। तो बेटा अब देखिए आपके सामने ये सेंटेंस है कि ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। आई वॉज राइटिंग एन एसे, मैं एक निबंध लिख रहा था। तो देखिए यहाँ पर ये कब आया, यानी कि समय का बोध है यहाँ पर। तो देखिए ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। आई वॉज राइटिंग एन एसे, मैं एक निबंध लिख रहा था। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर है पहले व्हेन का मतलब होता है जब, तो हम क्या करेंगे कि व्हेन यहाँ रखेंगे। व्हेन ही केम टू मी, जब वह मेरे पास आया। फिर इस फुल स्टॉप को कॉमा में कन्वर्ट कर देंगे और इस सेंटेंस को एज इट इज उतार देंगे, आई वॉज राइटिंग एन एसे। तो इसका क्या बनेगा कि जब वह मेरे पास आया मैं निबंध लिख रहा था, बन गया। यही चीज समझना है कि कहाँ पर व्हेन सही कंजंक्शन का प्रयोग मांग रहा है, कहाँ पर व्हेन एवर का मतलब होता है जब कभी। टिल और अनटिल दोनों तक के अर्थ में होते हैं। एज सुन एज का मतलब जैसे ही, ज्यों ही। बिफोर आप जानते हैं पहले, आफ्टर बाद में। सिंस का मतलब होता है चूंकि, और एज लॉन्ग एज यानी जब तक। तो ये सेंस आपको समझना होगा। थोड़ा सा देखो बेटा, इस सेंटेंस को कंबाइन वही स्टूडेंट्स कर पाते हैं जो दोनों पार्ट्स यानी सेंटेंसेस का मीनिंग भी समझ में आती हो। मैं बताया आपको, या जब टेंसेस पढ़ा रहे थे, कि बेटा आपको टेंस को सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, तब आपके ग्रामर बहुत ही सुपीरियर ग्रामर बनता है, लेकिन तब जब आपका टेंस का नॉलेज हो। तो चलिए अभी आते हैं, देखते हैं इसको हम कंबाइन क्या करेंगे। देखिए इसको कंबाइन करेंगे। अब यहां हम व्हेन को पहले रख देंगे, व्हेन ही केम टू मी। अब इस फुल स्टॉप को
कॉमा में बदल देंगे। व्हेन ही केम टू मी, जब वह मेरे पास आया। अब देखिए यहां हमने व्हेन का प्रयोग कर दिया कंजंक्शन। पहले आई वॉज राइटिंग एन ऐसे बन गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई वेटेड फॉर राम, मैंने राम का इंतजार किया। आई वेटेड टिल हिज अराइवल, मैंने उसके आने तक यानी उसके आगमन तक मैंने इंतजार किया। तो देखो बेटा इसमें टिल ऑलरेडी पहले से कंजंक्शन लगा हुआ है, बस इसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे, यहां लिखेंगे आई वेटेड फॉर राम, आई वेटेड फॉर राम, मैंने राम का इंतजार किया। अब इस कंजंक्शन टिल को लिखेंगे टिल। अब बेटा आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब कंजंक्शन बीच में आते हैं तो इसके बाद हम हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट को लाते हैं। तो जो यहाँ हिज पॉजेसिव केस है ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस ही, ये ही हो जाएगा ही। अराइवल का वर्ब बना देंगे तो हो जाएगा अराइव्ड। आई वेटेड फॉर राम टिल ही अराइव्ड, मैंने राम के आने तक इंतजार किया। अब यहां तक जो है ये भी टाइम के अर्थ में होता है। आप कहते हो ना मेरे पापा 5 बजे तक आएंगे, यानी तक से भी टाइम का बोध होता है। तो इसी तरह से बेटा आप जितने कंजंक्शन है, जिस तरह से सेंटेंस में डिमांड होता है उस तरह से हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट देखिए है प्लेस। तो प्लेस को मैंने रखा यहाँ, प्लेस मीन्स होता है स्थान, जैसा कि आप जानते हैं। प्लेस के लिए मुख्य रूप से 2 कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। जिस सेंटेंस में स्थान का भाव प्रदर्शित करना हो उसके लिए हम वेयर और वेयर एवर का प्रयोग करते हैं। वेयर का मतलब होता है जहाँ और वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी। तो देखिए यहाँ है मोदी वेंट टू मेनी प्लेसेस, मोदी कई जगहों पर गए, कई स्थानों पर गए। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका प्रत्येक जगह स्वागत किया गया। यानी ही जो कौन है, मोदी है, यानी मोदी ही है। तो पहले हम इस पार्ट को लिखते हैं, ही के स्थान पर हम मोदी को रख देते हैं। तो होगा मोदी was welcomed, इसका मतलब मोदी का स्वागत किया गया। इसके बाद हम वेयर एवर का प्रयोग करेंगे। वेयर एवर ही वेंट, अब मोदी के स्थान पर इस ही को मोदी के स्थान पर रख देंगे। ही वेंट। अब देखिए मोदी वाज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट, वे जहां कहीं भी गए मोदी का स्वागत किया गया। अगला सेंटेंस है ही लिव्स एट अ प्लेस, वह एक स्थान पर रहता है। नोबडी लिव्स देयर, वहां कोई नहीं रहता है। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, नोबडी लिव्स, नोबडी लिव्स वेयर। अब यहां पर कंजंक्शन वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर ही लिव्स, नोबडी लिव्स, नोबडी लिव्स, वहां कोई नहीं रहता। वेयर, जहां ही लिव्स, वह रहता है। वहां कोई नहीं रहता, जहां वह रहता है, यानी यहां पर कंजंक्शन वेयर का प्रयोग किया गया है। ओके। अब देखिए तीसरा पॉइंट है रीजन। रीजन मीन्स होता है कारण, वजह। तो जब सेंटेंस में रीजन का भाव हो, सेंटेंस में यानी वाक्य में कोई कारण या वजह का भाव प्रकट होता है तो उसके लिए कंजंक्शन मुख्य रूप से बिकॉज का प्रयोग होता है। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। सिंस का मतलब भी होता है चूंकि या क्योंकि। एज मीन्स जैसा कि। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस है ही इज वीक, वह कमजोर है। आई विल टीच हिम, मैं उसे
पढ़ाऊंगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा, मुझे उसे पढ़ाने का क्या वजह है, कोई ना कोई कारण तो है। तो पहले मैं क्या लिखूंगा कि आई विल टीच हिम, इसको लिखेंगे आई विल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि बिकॉज ही इज वीक, ही इज वीक। अब देखिए, आई विल टीच हिम बिकॉज ही इज वीक, मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वह कमजोर है। तो इस तरह से बेटा आपको सेंटेंस को कंबाइन करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। एडवर्ब क्लॉज के आपको बस सेंस को समझ लेना है कि टाइम है तो उसमें किस टाइप का कंजंक्शन का प्रयोग होना है, प्लेस का जहाँ भाव है उसमें किस तरह का कंजंक्शन का प्रयोग करना है, रीजन, यानी जितने भी मैंने ऊपर में पॉइंट लिखवाया है सबके लिए अलग अलग कंजंक्शन का प्रयोग होता है। सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि किस चीज़ के लिए कौन सा कंजंक्शन का प्रयोग होता है। फिर देखिए आप कितना इजीली आप बनाते हैं। तो फिर चलिए अब हम आपको चौथा पॉइंट बताने जा रहे हैं। ओके, हाँ बेटा, तो अब हम देखते हैं चौथे पॉइंट को, जो कि यहाँ पर दिया है कंडीशन। कंडीशन का मीनिंग होता है शर्त। जिस सेंटेंस में शर्त का भाव प्रकट किया गया हो उसके लिए मुख्य कंजंक्शन क्या होता है, इफ, अनलेस, इन केस। इफ मीन्स यदि, अगर, अनलेस कहते हैं ना जब तक नहीं तब तक नहीं, इन केस मीन्स भी होता है यदि। तो देखो बेटा इसमें जो सेंटेंस है कहता है लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो, यू विल पास द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा पास कर जाओगे। तो बेटा इसमें कंजंक्शन आपको ध्यान देना है कि कौन सा कंजंक्शन यहाँ पर सुटेबल हो रहा है। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ इफ का प्रयोग करूँगा। पहले लिखेंगे इफ यू लर्न योर लेसन, इफ यू लर्न योर लेसन। अब यहां हम कॉमा दे देंगे फुल स्टॉप के स्थान पर, इसको पूरा उतार देंगे, यू विल पास द एग्जामिनेशन। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इफ यू लर्न योर लेसन, यदि तुम अपना पाठ याद करोगे, तो इस कॉमा का मीनिंग आता है तो यू विल पास द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा पास हो जाओगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ये भी चीज़ समझना है कि जब एक ही सेंटेंस में दो क्लॉज हों और दोनों फ्यूचर टेंस में हो, तो जिस पार्ट में, जिस क्लॉज में हम इफ का प्रयोग करते हैं, यानी जो सबऑर्डिनेट पार्ट होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और दूसरे वाले यानी प्रिंसिपल क्लॉज को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। लेकिन जब मीनिंग आप इसका निकालेंगे तो दोनों में फ्यूचर इंडेफिनिट जैसा मीनिंग आता है। इसीलिए यहाँ पर मीनिंग होगा इफ यू लर्न योर लेसन, यदि तुम अपना पाठ याद करोगे तो तुम परीक्षा पास हो जाओगे। अगला पॉइंट है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मीनिंग होता है तुलना। जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसके लिए मुख्य कंजंक्शन क्या होता है, देन, एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज। अब आपको मैं बता दूं, जैसे नॉर्मली आप किसी को कंपैरिजन करते हो कि मोहन सोहन से लंबा है, तो क्या बनाते हैं, मोहन इज टॉलर देन सोहन, तो यहाँ पर देन आया। अब देखिए जैसे एज है, जहाँ पर बराबरी का मैटर है, जैसे मोहन उतना ही लंबा है जितना कि सोहन, तो उस स्थिति में हम एज का प्रयोग करते हैं। जहाँ जिस चीज़ के मैटर में कंपैरिजन की जा रही है और दोनों के बीच में बराबरी का मैटर है, तो वहाँ पर हम एज का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस में नकारात्मक है, यानी सेंटेंस निगेटिव में है, तो वहाँ पर हम सो
एज का प्रयोग करते हैं। हमेशा याद रखना होगा, यदि सेंटेंस निगेटिव में होगा तो सो डॉट डॉट एज मैंने जो लिखा है इसका प्रयोग करेंगे। बराबरी का मैटर होगा, सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो वहाँ पर हम एज डॉट डॉट एज का प्रयोग करेंगे। और आप ये भी जान लें कि जो खाली स्थान है, ब्लैंक जो है, इसमें या तो एडजेक्टिव होता है या कोई एडवर्ब होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। राधा इज इक्वली ब्यूटीफुल, राधा भी उतना ही सुंदर है। यानी सीता और राधा की जो सुंदरता है ये दोनों का बराबर है। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले हम राधा को लिखेंगे। राधा इज, अब देखिए ये कंजंक्शन का प्रयोग होगा, राधा इज एज, एज लिख दिया। अब जो मैंने क्या बताया कि जो ब्लैंक स्थान है इसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब को लिखते हैं, तो ब्यूटीफुल को यहाँ लिखेंगे क्योंकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। राधा इज एज ब्यूटीफुल एज सीता, दैट्स ऑल। ओके, अगला सेंटेंस, अगला पॉइंट देखिए, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है अंतर या विरोध। तो देखिए यहाँ इसके लिए मुख्य कंजंक्शन हम ऑल्दो का प्रयोग करते हैं, दो का प्रयोग करते हैं और इवन इफ का भी प्रयोग करते हैं। तो ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, यानी इसको हम कहते हैं हालांकि, और दो का भी मतलब यही होता है यद्यपि यानी हालांकि, और इवन इफ यहाँ तक कि इस सेंस में इसका प्रयोग होता है। अब देखिए सेंटेंस को आपको देखना है। ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो इसको जब बनाएंगे तो हम ऐसे कहते हैं ना, हालांकि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो यहाँ हम ऑल्दो का प्रयोग कर देंगे। ऑल्दो मीन्स होता है यद्यपि, ऑल्दो ही इज पुअर, और इस फुल स्टॉप को हम कॉमा में बदल देंगे और ही इज ऑनेस्ट को उतार देंगे। ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए, ऑल्दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, हालांकि वह गरीब है फिर भी का मीनिंग कौन दे रहा है, ये कॉमा, फिर भी वह ईमानदार है। तो चलिए अब अगला देखिए पॉइंट देखते हैं, रिजल्ट। रिजल्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, परिणाम कहते हैं। देखिए इसमें आपको ये समझना है कि जब किसी सेंटेंस में या किसी सेंटेंस से परिणाम का बोध होता है, यानी उसमें रिजल्ट का भाव व्यक्त किया गया है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले वाले क्लॉज में सो का प्रयोग करते हैं। पहले वाले क्लॉज में कंजंक्शन सो का प्रयोग करते हैं तथा दूसरे क्लॉज में दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं, से इसको बनाएंगे। देखिए, ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही कुड नॉट बाई दिस बुक, वह इस किताब को नहीं खरीद सका। तो देखिए ये जो वेरी है, इस वेरी के स्थान पर हम सो का प्रयोग करेंगे। वेरी का मतलब होता है ज़्यादा, अधिक, और सो का भी ज़्यादा और अधिक के ही सेंस में मीनिंग आता है। अभी मैं समझाता हूं आपको। ही वॉज सो पुअर। अब देखिए पहले वाले क्लॉज में हमने सो का प्रयोग किया, अब दूसरे क्लॉज में जो फुल स्टॉप है इसके स्थान पर दैट का प्रयोग कर देंगे। दैट ही कुड नॉट बाई दिस बुक। अब इसका मीनिंग समझिए। ही वॉज सो पुअर, वह इतना गरीब था, इतना यानी बहुत ज़्यादा। ही वॉज सो पुअर, वह इतना गरीब था, दैट कि ही कुड नॉट बाई दिस बुक, वह इस किताब को नहीं खरीद सका। ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाई दिस बुक, वह इतना गरीब था कि वह इस किताब को नहीं खरीद सका। तो बेटा ये सेंस निकलता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके,
अब बेटा हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस। पर्पस का मीनिंग होता है उद्देश्य। ओके, अब देखिए उद्देश्य, यदि किसी सेंटेंस में उद्देश्य का भाव है तो उसके लिए मुख्य कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? सो दैट मीन्स होता है ताकि, इन ऑर्डर दैट मीन्स भी होता है ताकि, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, लिस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो कि। तो देखिए इस चीज को आपको हमेशा माइंड में रखना होगा कि किस संदर्भ में, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में किस तरह के कंजंक्शन का प्रयोग करना है। यदि आप इसको समझे रहते हैं तो फिर आपके लिए एडवर्ब क्लॉज बच्चों का खिलौना जैसा होगा। ऐसे लोग हवा बना देते हैं, अगर एडवर्ब क्लॉज, ये क्लॉज बहुत बड़ा चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लॉज मीन्स नथिंग। अब देखिए एक चीज और भी आपको ध्यान देना होगा कि जब सो दैट रहेगा तो उसके साथ हम मे या माइट का प्रयोग करते हैं। बेटा ये आपको बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि ये कॉमन एरर में भी क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट यदि प्रेजेंट में सेंटेंस है तो सो दैट के साथ आप मे का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस पास्ट में है तो सो दैट के साथ माइट का प्रयोग करेंगे। बस यही चीज आपको जाननी है। सो दैट के साथ प्रेजेंट में रहेगा तो मे का प्रयोग करेंगे, और सो दैट के साथ सेंटेंस पास्ट में होगा तो उसके साथ माइट का प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे भी एक अहम सवाल यहाँ ये है, लेस्ट। यदि सेंटेंस में कंजंक्शन लेस्ट है तो लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सेंटेंस में लेस्ट रहेगा तो उसके साथ आपको शुड का प्रयोग करना होगा। तो देखिए इसमें हम समझते हैं, कहता है वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, यू मे फॉल डाउन, तुम गिर सकते हो। जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे वॉक केयरफुली, लेस्ट, लिस्ट का कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, लेस्ट यू। अभी मैंने क्या बताया कि लेस्ट के साथ में शुड का ही प्रयोग होगा और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, इसलिए यू के बाद देखिए मे है, ये मे गलत होगा। मे के स्थान पर क्या करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। ओके, दैट्स ऑल। अब बेटा देखिए एक लास्ट बचा है मैनर। मैनर को हम हिंदी में कहते हैं ढंग। ओके, तो मैनर के लिए मुख्य कंजंक्शन एज का प्रयोग किया जाता है, सो फार एज का भी प्रयोग किया जाता है। ओके, और एज का मतलब क्या है? जैसा कि। तो देखिए अभी आपको यह समझना है कि सेपरेट, अब सेपरेट पार्ट में क्या है कि ही राइट्स इट, वह इसे लिखता है, और दूसरा पार्ट में है कि डू राइट इट इन द सेम वे। अब बेटा जब इसको आप सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे तो देखिए इसका सिंथेसिस कंबाइन करने पर कॉम्प्लेक्स में क्या बनता है, यहां पर एज का प्रयोग होगा। अब देखिए पहले लिखेंगे हम डू राइट, अब यहां हम कंजंक्शन एज से जोड़ेंगे, डू राइट एज ही राइट्स, डू राइट एज ही राइट्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि वैसा ही लिखो जैसा वह लिखता है, वैसा ही लिखो जैसा, एज मीन्स जैसा वह लिखता है। तो ये बेटा मैनर है। इस मैनर में हम कंजंक्शन एज, सो फार एज का प्रयोग करते हैं। तो बेटा अभी आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। और आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आप ही से मेरा मनोबल बढ़ना है और मैं आपके लिए हर एक उपयोगी वीडियो मैं डालते रहूँगा। और फिर हम अगले दिन आपको एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद।